दिन भर 19 दिसंबर, दिन रविवार। सभी सुनने वालों को वात्सल्य राय का नमस्कार। योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव के बीच आरोप का नया दौर। आईटी रेड को लेकर यूपी के सीएम ने ली चुटकी तो समाजवादी पार्टी प्रमुख का इल्जाम। हमारे सभी फोनों को सुना जा रहा है और मुख्यमंत्री खुद शाम को कुछ की रिकॉर्डिंग सुनते हैं। कथित बेअदबी की जांच के लिए पंजाब सरकार ने बनाई एसआईटी। स्वर्ण मंदिर पहुंचे सीएम चरणजीत सिंह चन्नी। इस चीज के दुख ਨੂੰ देख के ही मैं तुरंत ਇੱਥੇ आया ਤੇ इस चीज ਦਾ ਅਸੀਂ पूरी ਧੋਖ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ और पाकिस्तान में अफगानिस्तान पर चर्चा के लिए जुटे करीब 60 इस्लामिक देशों के प्रतिनिधि। लेकिन पहले बीबीसी समाचार। बीबीसी समाचार। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में आरोप लगाया कि उनके फोन रिकॉर्ड किए जा रहे हैं। अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि इनमें से कुछ की रिकॉर्डिंग मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी सुनते हैं। मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक उत्तर प्रदेश सरकार ने इन आरोपों को खारिज किया है। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने भी उत्तर प्रदेश सरकार पर आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि सरकार जनता की समस्या का समाधान करने की जगह लोगों के फोन टैप करा रही है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष के आरोपों को खारिज करते हुए दावा किया कि विरोधी दलों को सरकार के अच्छे काम पसंद नहीं आते। योगी आदित्यनाथ आज बीजेपी की जन विश्वास यात्रा की शुरुआत के लिए मथुरा में थे। ये यात्रा यूपी में एक साथ 6 जगह से शुरू की गई है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने झांसी में यात्रा की शुरुआत की। पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने राज्य में बेअदबी के कथित मामलों की जांच के लिए एसआईटी गठित की है। पंजाब में 2 दिन के दौरान कथित बेअदबी के 2 मामले सामने आने से तनाव बढ़ गया है। इनमें से एक मामला अमृतसर और दूसरा कपूरथला का है। पुलिस ने कपूरथला के मामले को चोरी से जुड़ी घटना बताया है। दोनों मामलों में जिन 2 लोगों पर आरोप लगे, रिपोर्टों के मुताबिक लोगों ने उनकी पिटाई की और बाद में उनकी मौत हो गई। हांगकांग में आज स्थानीय निकाय के लिए वोट डाले जा रहे हैं। चीन ने जब से हांगकांग पर नियंत्रण बढ़ाया है, तब से वहां पहली बार चुनाव हो रहे हैं। मतदान में लोगों की दिलचस्पी दोपहर तक कम दिखी और दोपहर तक कम ही लोग वोट डालने पहुंचे। चुनाव में उन्हीं उम्मीदवारों को खड़े होने की मंजूरी मिली जिनके नाम पर चीन ने स्वीकृति की मुहर लगाई है। हांगकांग की नेता कैरी लैम ने कहा कि वोटिंग के लिए कोई लक्ष्य तय नहीं किया गया है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने दुनिया को आगाह किया है कि अगर अफगानिस्तान की मदद नहीं की गई तो वहां दुनिया का सबसे बड़ा मानवीय संकट खड़ा हो सकता है। पाकिस्तान में अफगानिस्तान पर चर्चा के लिए करीब 60 इस्लामिक देशों के प्रतिनिधि जुटे हैं। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल पर तालिबान ने अगस्त में कब्जा किया था। तब से पश्चिमी देशों ने उसे मिलने वाली लाखों डॉलर की मदद पर रोक लगा दी है। पाकिस्तान की बैठक में अमेरिका और चीन के प्रतिनिधि भी मौजूद रहे। यूरोप के कई देशों ने कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को रोकने के लिए नई पाबंदियां लागू की हैं। नीदरलैंड्स ने 1 महीने के लिए लॉकडाउन लगा दिया है। प्रधानमंत्री मार्क रट ने तुरंत कदम उठाने को जरूरी बताया है। उन्होंने स्कूल बंद करा दिए हैं और गैर जरूरी दुकानों को भी बंद करा दिया गया है। डेनमार्क, आयरलैंड और स्विट्जरलैंड में भी पाबंदी बढ़ाई गई है। ब्रिटेन के स्वास्थ्य मंत्री साजिद जावेद ने कहा है कि इंग्लैंड में कोरोना से जुड़े कुल मामलों में से 60% ओमिक्रॉन के हैं। भारत में कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन से संक्रमित हुए लोगों की संख्या लगातार बढ़ रही है। आज यानी रविवार तक 145 लोग ओमिक्रॉन से संक्रमित हो चुके हैं। देश के 11 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में ओमिक्रॉन के मामले सामने आ चुके हैं। सबसे ज्यादा 48 केस महाराष्ट्र में मिले हैं। राजधानी दिल्ली में 22 और तेलंगाना में 20 केस मिले हैं। भारत में कोरोना संक्रमण के कुल सक्रिय मामले 83,913 हैं। ये थे रविवार 19 दिसंबर के 7:30 बजे तक के प्रमुख समाचार। बीबीसी हिंदी के डिजिटल बुलेटिन दिन भर के साथ फेसबुक और यूट्यूब पर जुड़े सभी श्रोताओं का अभिवादन।
दिन भर में देश और दुनिया की बड़ी खबरों पर चर्चा होगी। पंजाब के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी ने कथित बेअदबी के मामले पर क्या कहा, ये सुनवाएंगे। अफगानिस्तान को लेकर इस्लामिक देशों की बैठक में पाकिस्तान ने क्या कहा, ये भी बताएंगे। और सुनाएंगे कि किम जोंग उन के 10 साल के शासन में कितना बदला उत्तर कोरिया। साथ में होगी पाकिस्तान डायरी और उर्दू अखबारों की समीक्षा भी। लेकिन सबसे पहले बात उत्तर प्रदेश की राजनीति की। उत्तर प्रदेश की सियासत में रविवार यानी आज का दिन आरोप प्रत्यारोपों के नाम रहा। मथुरा में जन विश्वास यात्रा की शुरुआत करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष पर तीखा हमला किया तो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि वो विपक्ष के नेताओं के फोन टैप करा रही है। इससे सर्द मौसम के बीच राजनीतिक पारा तेजी से ऊपर चढ़ गया। पूरी रिपोर्ट गुरप्रीत सैनी से। कल मैं देख रहा था इनकम टैक्स के छापे पड़ रहे थे, लेकिन समाजवादी पार्टी को पीड़ा हो रही थी। तो एक व्यक्ति से मैंने पूछा, मैंने कहा ये सब क्यों हो रहा है? तो मीडिया के उस पत्रकार ने कहा, साहब आपको मालूम नहीं चोर की दाढ़ी में तिनका। ये हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। मथुरा में पार्टी की जन विश्वास यात्रा की शुरुआत करते हुए उन्होंने विरोधी दलों को निशाने पर लिया। बीजेपी ने मथुरा समेत 6 जगहों बिजनौर, झांसी, गाजीपुर, अंबेडकर नगर और बलिया से यात्रा की एक साथ शुरुआत की है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जिस वक्त शनिवार को उत्तर प्रदेश में हुई आयकर विभाग की कार्रवाई का जिक्र कर रहे थे, लगभग उसी दौरान समाजवादी पार्टी के प्रमुख और यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव प्रदेश सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहे थे। अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि विरोधियों को डराने के लिए सरकारी एजेंसियों का सहारा लिया जा रहा है। और मैं आपको बता दूं कि हमारे सभी फोनों को सुना जा रहा है। हमारे जितने भी फोन हैं समाजवादी पार्टी के कार्यालय के या हमारे संबंधित जितने लोग भी हैं, उनके मोबाइल को सुना जा रहा है। सबको लिसनिंग पे लगाया हुआ है और मुख्यमंत्री खुद शाम को कुछ की रिकॉर्डिंग सुनते हैं। तो सोचिए ये अनुपयोगी सरकार है। और जो अधिकारी हैं वो ये कहते हैं हम मजबूरी में कर रहे हैं और कुछ चमचागिरी में कर रहे हैं। अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी का साल 2017 के यूपी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के साथ गठजोड़ था। इस बार दोनों पार्टियों की राह अलग अलग है, लेकिन सरकार पर आरोप लगाने को लेकर कांग्रेस भी समाजवादी पार्टी के साथ नजर आई। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने रायबरेली में योगी सरकार को निशाने पर लिया। कि सरकार का कर्तव्य क्या होता है? विकास कराए, जनता की समस्याओं को समझे, उनको सुलझाए, जो अत्याचार हो रहे हैं उनको रोके। इसके बजाय ये सरकार लोगों के फोन टैप करने के लिए बैठी हुई है। मतलब आप समझ सकते हैं कि अपना काम करने के बजाय कमरे में बैठ के आप विपक्ष के दलों के फोन सुन रहे हैं। अब आप बताइए इसके बारे में क्या कहें हम। उधर मथुरा पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विरोधियों के आरोपों को खारिज करते हुए इल्जाम लगाया कि सरकार का कोई अच्छा काम विपक्षी दलों को रास नहीं आता है। जब दंगाइयों पर सख्ती की जाती है तो कांग्रेस, सपा और बसपा को अच्छा नहीं लगता है। उनको अच्छा क्या लगता है? दंगाइयों को गले लगाना, आतंकवादियों को छोड़ना, गरीब के लिए आने वाली अन्य योजना पर डकैती डालना, विकास के कार्यों में लूटपाट करना, आस्था के साथ खिलवाड़ करना। उत्तर प्रदेश में चुनावों का वक्त जितना करीब आ रहा है, आरोप प्रत्यारोपों का दौर उतनी ही तेजी से बढ़ रहा है। जुबानी गर्मागर्मी ने सर्द मौसम के बीच प्रदेश के सियासी पारे को ऊपर चढ़ा दिया है। रिपोर्ट सुना रही थी गुरप्रीत सैनी। हमारे एक श्रोता हैं डीके परमार, वो लिखते हैं चुनाव में यूपी में आम लोगों को राजनीतिक दलों ने सैंडविच बना रखा है। वहीं केशव कुमार लिखते हैं आज सत्ता पाने के लिए पार्टी कोई भी हद पार कर रही है। और अब बात करते हैं पंजाब की। पंजाब में 2 दिन के दौरान कथित बेअदबी के 2 मामले सामने आने से तनाव बढ़ गया है। इनमें से एक मामला अमृतसर और दूसरा कपूरथला का है। पुलिस ने कपूरथला के मामले को चोरी से जुड़ी घटना बताया है। इन दोनों मामलों को लेकर कई सवाल भी उठ रहे हैं। अमृतसर पहुंचे पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने बताया कि मामले की जांच के लिए एसआईटी बनाई गई है। पूरी रिपोर्ट सुनिए हमारे साथी रविंदर सिंह रॉबिन से। अमृतसर में सिखों के सबसे बड़े धार्मिक स्थल स्वर्ण मंदिर में कथित रूप से बेअदबी करने के इल्जाम में पकड़े अभियुक्त की मौत
और कपूरथला में निजामपुर गांव के गुरुद्वारा साहिब में एक शख्स की पिटाई के बाद हुई मौत के मामलों को लेकर पंजाब में तनाव बढ़ गया है। रिपोर्टों के मुताबिक स्वर्ण मंदिर के अंदर बीती शाम को जब रहरास का पाठ किया जा रहा था, उस वक्त एक व्यक्ति बैरिकेड लांघकर श्री गुरु ग्रंथ साहिब की ओर बढ़ा, जिसे मौके पर ही वहां के सेवादारों ने काबू कर लिया। रिपोर्टों के मुताबिक इस घटना से नाराज श्रद्धालुओं ने उस युवक की पिटाई की। अमृतसर के डीएसपी परमिंदर सिंह बंडाल ने उसकी मौत की पुष्टि की है। पुलिस के मुताबिक घटना की जांच की जा रही है। अधिकारियों ने बताया कि श्री हरमंदिर साहिब और उसके आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज देखी जा रही है। हालांकि पुलिस का कहना है कि अभी तक उस व्यक्ति की पहचान नहीं हो पाई है। अमृतसर के पुलिस कमिश्नर सुखचैन सिंह गिल ने बीबीसी को बताया, देखो इट्स टू प्रिलिमिनरी, मैं कुछ कहूँ, लेकिन अब तक जो सीसीटीवी जितना हमने देखा है उसमें ये अकेला नजर आ रहा है। देखो अभी मैं कह रहा हूँ सबसे पहला काम है इसकी आइडेंटिफिकेशन। उसके लिए हमने फोटोग्राफ सारी एजेंसी को सारी तरफ हमने सर्कुलेट किया। किसी ने क्लेम भी नहीं की इसकी बॉडी अभी तक कुछ क्लेम नहीं किया है। जैसे ही आइडेंटिफिकेशन होगी, फर्दर इन्वेस्टिगेशन जैसे प्रोग्रेस होगा, हम आपको तुरंत। दूसरी घटना कपूरथला के गांव निजामपुर के गुरुद्वारा की है, जहां पर आज सुबह एक व्यक्ति की कथित तौर पर बेअदबी करने के इल्जाम में वहां जमा भीड़ ने पिटाई की। पुलिस के मुताबिक उस युवक की मौत हो गई है। पुलिस इसे चोरी का मामला बता रही है। ਇੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸਰੂਪ ਨਾਲ ਕੋਈ ਛੇੜਖਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਕੋਈ ਬੇਅਦਬੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਕਿਸੇ ਬੁੱਕ ਦੇ ਨਾਲ। ਹਾਂ ਇਹਨੇ तेल ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡੋਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜੈਕਟਾਂ। श्री गुरु ग्रंथ साहिब के स्वरूप से कोई छेड़खानी नहीं हुई है, वहां पर कोई बेअदबी नहीं हुई है, लेकिन वहां पर तेल गिरा हुआ था और उस व्यक्ति ने इन लोगों की जैकेट्स पहनी हुई थी। ये मामला चोरी का लगता है। इन घटनाओं के बाद पंजाब में बड़े तनाव के चलते पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी आज अमृतसर पहुंचे। श्री हरमंदिर साहिब मत्था टेकने के बाद उन्होंने पत्रकारों से बात की। कल जिहड़ा हादसा होया उस करके मन बहुत भरिया होया है ते मेरा किसी तरह भी कोई प्रेस नूं संबोधन करन दा मेरा मन बहुत दुखी है। मैं पंजाब के लोगों से अपील करता हूं कि वो सभी धार्मिक स्थलों का ध्यान रखें। हो सकता है चुनावों के चलते कुछ गलत ताकतें इसमें अपना रोल अदा कर सकती हैं, लेकिन हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज इस पर ध्यान रखे हुए हैं। उन्होंने श्री हरमंदिर साहिब में हुई घटना की निंदा की और कहा कि सिक्योरिटी एजेंसीज इस पे नजर रखे हुई है और वो जल्द से जल्द इसको प्रोब करेंगी। उन्होंने पत्रकारों को बताया कि हरमंदिर साहिब में हुई घटना के लिए एसआईटी बनाने का फैसला किया गया है। कथित बेअदबी की दोनों घटनाओं की सभी राजनीतिक दलों ने निंदा की है और मांग की है कि इन मामलों की जल्द से जल्द जांच कराकर दोषियों को सजा देनी चाहिए। ये गौरतलब है कि पंजाब के विधानसभा चुनाव करीब हैं। गत वर्षों में कथित तौर पर हुए बेअदबी के मामलों में दोषियों को अभी तक ना पकड़े जाने के मुद्दे चुनाव के दौरान हावी होने का इम्कान है। बीबीसी हिंदी रेडियो के लिए रविंदर सिंह रॉबिन, अमृतसर से। हमारे एक श्रोता है दौलत कुंवर, वो लिखते हैं पंजाब में जो तनाव का माहौल बन रहा है उसकी अपने आप में निंदा करनी चाहिए। एक हमारे श्रोता है योगेंद्र चंद, उनको शिकायत है, वो लिखते हैं कि बीबीसी श्रोता की राय में हर रोज वही 4 आदमियों की राय आप पढ़ेंगे, फिर कहेंगे सभी श्रोताओं की राय। योगेंद्र चंद, हमारी कोशिश रहती है कि जितने ज्यादा से ज्यादा लोगों की बातें शामिल की जा सके कार्यक्रम में, जिनके नाम सामने आते हैं। कुछ लोग हमारे श्रोता ऐसे हैं वो ज्यादा सक्रिय हैं, वो जल्दी जल्दी और हर दिन टिप्पणी करते हैं, तो शायद आप उनके नाम ज्यादा सुनते होंगे। और अब बात पाकिस्तान में अफगानिस्तान को लेकर हो रही बैठक की। इस बैठक में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को आगाह किया कि अगर अफगानिस्तान की तुरंत मदद नहीं की गई तो वहां दुनिया का सबसे गंभीर मानवीय संकट खड़ा हो सकता है। अफगानिस्तान की स्थिति पर चर्चा के लिए आज पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में दुनिया के करीब 60 इस्लामिक देशों के प्रतिनिधि जुटे। इस बैठक में अमेरिका और चीन के प्रतिनिधियों ने भी हिस्सा लिया। पूरी रिपोर्ट सुनिए बीबीसी संवाददाता पार्थ पांड्या से। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने कहा है कि संयुक्त राष्ट्र को तालिबान सरकार को अफगानिस्तान के लोगों के साथ जुड़ना बंद कर देना चाहिए। इमरान खान ने कहा है कि अफगानिस्तान की बड़ी आबादी गंभीर संकट का सामना कर रही है
और अगर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने मदद नहीं की तो वहां दुनिया की सबसे बड़ी त्रासदी सामने आ सकती है। पाकिस्तान में ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन यानी कि OIC के प्रतिनिधि जुटे थे। इसे अफगानिस्तान पर अब तक की सबसे बड़ी बैठक बताया गया है। पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने बताया, As the situation stands, we cannot rule out the danger of complete economic. शाह महमूद कुरैशी कह रहे थे कि जिस तरह के हालात हैं उन्हें देखते हुए इस खतरे से इनकार नहीं किया जा सकता है कि अफगानिस्तान की अर्थव्यवस्था पूरी तरह ढह सकती है। अगर स्थिति संभाली नहीं गई तो अफगानिस्तान की अर्थव्यवस्था 30% तक सिकुड़ सकती है। तालिबान ने 15 अगस्त को अफगानिस्तान की राजधानी काबुल पर कब्जा किया था। तब से पश्चिमी देशों ने अफगानिस्तान को मिलने वाली लाखों डॉलर की मदद पर रोक लगा दी है। इससे अफगानिस्तान की स्थिति पर असर हुआ है। संयुक्त राष्ट्र ने आगाह किया है कि मदद न मिलने पर अफगानिस्तान की बड़ी आबादी के सामने भूखमरी का खतरा बन सकता है। The consequences of a major humanitarian crisis and economic collapse in Afghanistan will be horrendous. Massive human suffering. शाह महमूद कुरैशी कह रहे थे कि मानवीय संकट और अर्थव्यवस्था के चरमराने के नतीजे भयावह होंगे। शरणार्थी संकट गहराने और चरमपंथ बढ़ने का भी खतरा रहेगा। इसका क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा पर गहरा असर हो सकता है। अफगानिस्तान के मुद्दे पर पाकिस्तान में हो रही बैठक में अमेरिका, रूस, चीन और यूरोपीय संघ के प्रतिनिधि भी मौजूद रहे। तालिबान सरकार के प्रतिनिधि भी पाकिस्तान में है, लेकिन उन्हें बैठक में हिस्सा लेने की इजाजत नहीं मिली। रिपोर्ट सुना रहे थे पार्थ पांड्या। पाकिस्तान के उर्दू अखबारों में इस हफ्ते एक खबर को बहुत अहमियत मिली। ये खबर सऊदी अरब से जुड़ी है। पाकिस्तान के उर्दू अखबारों के मुताबिक सऊदी अरब की सत्ता की बागडोर अब क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने थाम ली है। क्या है इसकी वजह, जानते हैं उर्दू अखबारों की समीक्षा में, जिसे तैयार किया है BBC संवाददाता इकबाल अहमद ने और पेश कर रहे हैं सुनील कटारिया। सऊदी अरब के राजा शाह सलमान बहुत बीमार हैं। अखबार एक्सप्रेस के अनुसार सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने सत्ता की पूरी बागडोर अपने हाथों में ले ली है। अखबार ने फ्रांस की एक न्यूज एजेंसी का हवाला देते हुए लिखा है कि 86 साल के शाह सलमान गंभीर रूप से बीमार हैं और उनके स्वास्थ्य को लेकर कई तरह की बातें हो रही हैं। इसी बीच 36 साल के युवराज मोहम्मद बिन सलमान ने पूरी तरह से सत्ता पर कब्जा कर लिया है। शाह सलमान किसी भी सरकारी कार्यक्रम में नजर नहीं आते हैं। विदेशी मेहमानों के स्वागत से लेकर शाही महल में होने वाले सभी कार्यक्रमों की अध्यक्षता मोहम्मद बिन सलमान कर रहे हैं। मोहम्मद बिन सलमान को 2017 में क्राउन प्रिंस बनाया गया था। उसके कुछ ही दिनों बाद ये कहा जाने लगा कि असल शासक वही हैं। शाह सलमान ने मार्च 2020 में आखिरी बार किसी विदेशी मेहमान का राजधानी रियाद में स्वागत किया था, जब उन्होंने ब्रिटेन के तत्कालीन विदेश मंत्री डोमिनिक रॉब से मुलाकात की थी। इसके पहले जनवरी 2020 में आखिरी बार शाह सलमान किसी विदेश यात्रा पर गए थे, जब वो सुल्तान काबूस की मौत के बाद श्रद्धांजलि देने ओमान गए थे। अखबार नमाए वक्त के अनुसार शुक्रवार को संयुक्त राष्ट्र महासभा में आत्मनिर्णय के अधिकार से संबंधित एक प्रस्ताव पारित हुआ। पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय ने एक बयान जारी कर कहा कि पाकिस्तान के नेतृत्व में 72 देशों ने इस प्रस्ताव को पेश किया था, जिसे सर्वसम्मति से पास कर दिया गया। इस प्रस्ताव का शीर्षक था अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्य लोगों के आत्मनिर्णय के अधिकार, जो कि विदेशी दबदबे, हस्तक्षेप या कब्जे में रहने वाले लोगों के आत्मनिर्णय के अधिकार का निस्संदेह रूप से समर्थन करता है। पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय के बयान के अनुसार सर्वसम्मति से पारित इस प्रस्ताव से भारत पर शासित कश्मीर में रह रहे लोगों को आत्मनिर्णय के अधिकार और कथित जुल्म और कब्जे से आजादी की अपनी लड़ाई में उम्मीद की किरण दिखेगी। अखबार जंग के अनुसार पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने बर्खास्त किए गए 16,000 सरकारी कर्मचारियों को दोबारा बहाल करने का आदेश दिया है। 1993 से 1996 के बीच पाकिस्तान में सरकार ने करीब 16,000 लोगों को अलग अलग विभागों में नौकरी दी थी। उस समय पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी की सरकार थी। PPP की सरकार खत्म होने के बाद नई सरकार ने एक आदेश जारी कर इन तमाम लोगों को नौकरी से बर्खास्त कर दिया था। साल 2009 में PPP की सरकार आई और इसने इन लोगों को दोबारा बहाल कर दिया। अगस्त 2021 में सुप्रीम कोर्ट की 3 सदस्यीय बेंच ने इन लोगों को एक बार नौकरी से बर्खास्त करने का फैसला सुना दिया। इस फैसले के खिलाफ पुनर्विचार याचिका दाखिल की गई और मामला 5 जजों की बेंच को सौंपा गया। शुक्रवार को 5 जजों की बेंच ने 4-1 से फैसला सुनाया और बर्खास्त किए गए लोगों को नौकरी पर दोबारा रखने का फैसला सुनाया। लेकिन अदालत ने कहा कि जिन लोगों को भ्रष्टाचार या लापरवाही के कारण नौकरी से हटाया गया था, उन्हें दोबारा बहाल
नहीं किया जाएगा। अदालत ने यह भी कहा कि जिन नौकरियों के लिए किसी तरह का टेस्ट या इंटरव्यू देना अनिवार्य नहीं था, उन्हीं लोगों को बहाल किया जाएगा, लेकिन जिन पदों पर तैनाती के लिए टेस्ट या इंटरव्यू देना जरूरी था, उन लोगों का दोबारा टेस्ट लिया जाएगा। रिपोर्ट सुना रहे थे सुनील कटारिया। और अब एक खास रिपोर्ट। उत्तर कोरिया में किम जोंग उन को सत्ता संभाले 10 साल पूरे हो चुके हैं। उनकी ताजपोशी का 1 दशक इसी हफ्ते पूरा हुआ। उनके शासनकाल में उत्तर कोरिया ने कई उतार चढ़ाव देखे हैं। कैसा रहा है उनका अब तक का सफर, सुनिए श्रेयस रेड्डी की रिपोर्ट नवीन नेगी से। किम जोंग उन को उत्तर कोरिया की सत्ता में आए 1 दशक पूरा हो गया है। किम जोंग उन उत्तर कोरिया के पवित्र पाएक्तू पर्वत रक्त वंश के सदस्य हैं। कोरियाई प्रायद्वीप के सबसे ऊंचे पर्वत के नाम पर रखे गए इस पद का इस्तेमाल उत्तर कोरिया के सत्ताधारी वंश के लिए किया जाता है। हालांकि किम जोंग उन अपने पिता किम जोंग इल और दादा किम इल सुंग के साए में रहे हैं। जब वो सत्ता में आए थे तो कई विश्लेषकों ने आशंका जाहिर की थी कि ये किम वंश का अंत भी हो सकता है, क्योंकि उन्हें अनुभव नहीं था। लेकिन अब 1 दशक बाद किम जोंग उन ने आशंकाओं को खारिज कर दिया है और अपना ऐसा व्यक्तित्व गढ़ लिया है जिसकी तुलना उनके पूर्ववर्ती शासकों से की जा सकती है। सत्ता और देश पर उनकी पकड़ मजबूत हो रही है। हालांकि उनके सामने कई बड़ी चुनौतियां भी हैं। किम जोंग इल की मौत से 1 महीने पहले रूस के एक थिंक टैंक इंस्टीट्यूट ऑफ वर्ल्ड इकोनॉमी एंड रिलेशंस ने आशंका जाहिर की थी कि सत्ता हस्तांतरण से उत्तर कोरिया की व्यवस्था ढह सकती है और प्रशासनिक अधिकारियों और सैन्य अधिकारियों के बीच सत्ता संघर्ष हो सकता है। कई विश्लेषकों ने राय जाहिर की थी कि स्विट्जरलैंड में शिक्षा हासिल करने वाले और अमेरिकी बास्केटबॉल के प्रशंसक किम जोंग उन उत्तर कोरिया में उदारवादी सुधार लाएंगे और देश को दुनिया के लिए खोल देंगे। दिसंबर 2011 में सोल स्थित इंडस्ट्रियल बैंक ऑफ कोरिया के शोधकर्ता चो बोंग ह्यून ने दक्षिण कोरिया की अर्ध सरकारी समाचार एजेंसी योनहैप से कहा था। जब वो विदेश में पढ़ रहे थे तब उन्होंने उन्नत अर्थव्यवस्था में रुचि जरूर विकसित की होगी। शुरुआत में ऐसा लगा कि किम अपने पिता के नक्शे कदम पर चल रहे हैं। वो सैन्य प्रतिष्ठानों का निरीक्षण करने जाते थे। नागरिकों से संवाद उनकी प्राथमिकता में रहता था। उनके इर्द गिर्द रहने वाले अहम लोगों का प्रभाव भी उन पर दिखाई देता था। हालांकि समय के साथ इस युवा नेता ने सत्ता को अपने हाथ में लेना शुरू किया। उनके इर्द गिर्द के लोग बदलते गए और उनका ध्यान भी दूसरे मुद्दों पर जाने लगा। साल 2013 में तब ये बात और साफ हो गई जब उन्होंने अपने चाचा जांग सोंग थाई को मरवा दिया। वो उनके पिता के करीबी सलाहकार थे और उन्हें उत्तर कोरिया की आर्थिक नीतियों का शिल्पकार भी माना जाता था। इसके बाद किम जोंग उन ने आर्थिक क्षेत्र से जुड़ी परियोजनाओं का निरीक्षण करने पर अधिक समय खर्च किया और उत्तर कोरिया के परमाणु मिसाइल कार्यक्रम को बढ़ावा दिया। उन्होंने आर्थिक विकास और परमाणु हथियारों के विकास पर जोर दिया और अपनी नई नीति ब्योंगजिन दुनिया के सामने पेश की, जिसके अंतर्गत उत्तर कोरिया ने दोनों गतिविधियों को साथ साथ आगे बढ़ाया। उत्तर कोरिया की अर्थव्यवस्था ने साल 2015-16 के दौरान प्रगति देखी। यही नहीं, ब्योंगजिन के तहत उत्तर कोरिया ने साल 2016-17 में कई मिसाइल और परमाणु परीक्षण भी किए। किम जोंग उन ने 2018-19 में अमेरिका, दक्षिण कोरिया, चीन और रूस के अलावा कई देशों के नेताओं से वार्ता की। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात और वार्ता करके किम जोंग उन ने अपने आप को अपने पिता और दादा से अलग भी कर लिया। उन्होंने कभी भी अमेरिकी राष्ट्रपति से मुलाकात नहीं की थी। उत्तर कोरिया को उम्मीद थी कि इन सम्मेलनों से उसे प्रतिबंधों से कुछ राहत मिलेगी, लेकिन ऐसा हो न सका और साल 2019 में उत्तर कोरिया ने फिर से हथियारों के परीक्षण शुरू कर दिए। किम जोंग उन ने धीरे धीरे अपना नेतृत्व मजबूत किया। उन्होंने कोरिया की सत्ताधारी वर्कर्स पार्टी में पद लिया, फिर सेना और प्रशासनिक संस्थानों में अपनी जगह बनाई और फिर वो 2019 में देश के आधिकारिक नेता बन गए। अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों, कोविड महामारी से जुड़ी जटिलताओं और प्राकृतिक आपदाओं ने उत्तर कोरिया की अर्थव्यवस्था को बर्बाद कर दिया है। नजदीकी भविष्य में किसी अंतर्राष्ट्रीय मदद की संभावनाएं कम ही दिखती हैं, क्योंकि उत्तर कोरिया की सीमाएं अभी भी बंद हैं। लेकिन हो सकता है कि आर्थिक स्थिति को पटरी पर लाने के लिए उत्तर कोरिया अपने सहयोगी देशों जैसे चीन और रूस से मदद मांगे। दक्षिण कोरिया की मौजूदा सरकार को उम्मीद है कि दोनों देशों के बीच फिर से वार्ता शुरू होगी। हालांकि दक्षिण कोरिया में अगले साल राष्ट्रपति चुनाव होने हैं और इससे इन उम्मीदों को झटका भी लग सकता है। रिपोर्ट सुना रहे थे नवीन नेगी और अब वक्त है पाकिस्तान डायरी का, तो सुनिए वस्तुल्लाह खान को।
कैसी विडंबना है कि खोजी पत्रकारिता का तस्वुर रफ्ता रफ्ता गायब होता जा रहा है। जब हम बड़े हो रहे थे तो इस उम्मीद पे अखबार पढ़ते थे कि वो किसी न किसी बड़े घोटाले या दुराचार का भाना फोड़ेगा, और इस संदर्भ में अखबारों ने हमें कभी मायूस नहीं किया। मगर पिछले चंद वर्षों से खोज लगाने या मामले की तह तक पहुंचने वाली 1-2 रिपोर्टें ही मुझे याद पड़ती हैं। हर तरफ सब अच्छा है की छवि है। इस बात से आप क्या नतीजा निकालते हैं, ये मैं आप पे छोड़ता हूं। महात्मा गांधी ने एक बार कहा था कि अखबारों को सच्चाई के मुताले के लिए पढ़ना चाहिए, उन्हें आजादी से सोचने की आदत का गला घोंटने के लिए इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। अब तक आपने जो कुछ सुना, इनमें से एक लाइन भी मेरी नहीं, बल्कि मैंने तो भारत के चीफ जस्टिस NV रमाना के उस भाषण का खुलासा पेश किया है जो उन्होंने एक सीनियर पत्रकार सुधाकर रेड्डी की पर्यावरण से मुताल्लिक पुस्तक के उद्घाटन में दिया। एक जमाने में हर पत्रकार के लिए ये सब कहना बिल्कुल नॉर्मल सी बात थी, मगर अब माहौल इतना अटपटा चुका है कि ये बातें सिर्फ चीफ जस्टिस के लेवल की शख्सियत पे ही जचती हैं। आज यही कुछ पत्रकार कहेगा तो जीवन तंग पड़ जाएगा, उस पे भीड़ छोड़ दी जाएगी, ट्रोलिंग से सत्यानाश कर दिया जाएगा। भारत इस समय रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स की वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में शामिल 180 देशों में 142वें नंबर पे और पाकिस्तान 145वें पायदान पे है। मीडिया की आजादी को दोनों देशों में इतना नीचे लाने के लिए दोनों तरफ की एस्टेब्लिशमेंट और मीडिया मालिकान ने सख्त मेहनत की है। सीधी सीधी बात है कि जब चापलूसी और जी हुजूरी से काम सीधा हो सकता है तो सच्चाई का फरेरा थाम के सीना चौड़ा करने की क्या जरूरत है। अब तो आदत इतनी पक्की हो चुकी है कि सरकार अगर बैठने का आदेश देती है तो हम उसे लेटने का हुक्म समझते हैं। भारत में इमरजेंसी के जमाने में और पाकिस्तान में मार्शल्ला शासन के होते मीडिया का मुंह बंद करने के लिए सरकार को बहुत मेहनत करना पड़ती थी। मालिकों, एडिटर्स और रिपोर्टरों को जेलों में ठूंसना पड़ता था, दुनिया भर में बदनामियां लग होती थी। मगर जब से मीडिया ने अपने लिए सेल्फ सेंसरशिप की जेल बनाई है, सरकार को ना हींग लगाने की जरूरत है और ना ही फिटकड़ी। जो इक्का दुक्का पागल फिर भी सच्चाई सामने लाने के कीटाणु से प्रभावित हैं, उनका इलाज सीधे डंडे से करना कोई मसला नहीं रहा। रही बात खोजी सहाफत की, तो वो मालिक, नेता और नौकरशाही की त्रिकोण में फंस के रह गई है। कहीं ये नाराज ना हो जाए, कहीं वो नाराज ना हो जाए। फिर भी इक्का दुक्का पत्रकार जान हथेली पे रख के किसी न किसी बड़े घोटाले या बद इंतजामी का पर्दाफाश करने की बुरी आदत का शिकार है। मगर उनकी 90% रिपोर्टों पे छपने या ब्रॉडकास्ट होने से पहले ही मोटी सी तिरपाल डाल दी जाती है या उसे मेज की दराज में बंद करके अपना उल्लू सीधा करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इस माहौल में आम लोगों की आदतें भी बिगड़ चुकी हैं। अब मैं खालिस कड़वा सच नहीं सुनना चाहता, मैं सिर्फ उस सच को बर्दाश्त कर सकता हूं जो मेरी सोच और पसंद को चैलेंज ना करे। यही आज की ब्रेकिंग न्यूज है। मगर ऐसा बहुत देर तक नहीं चल सकता। आज हर शख्स के हाथ में कैमरा है, उसे सच्चाई जानने के लिए हाथ बंदे अखबार या लेटे हुए चैनल की जरूरत नहीं। उसके कैमरे के जरिए बहुत सा कचरा भी जाने अनजाने में सोशल मीडिया पे फैल रहा है, मगर इस कचरे में हकीकत भी कहीं ना कहीं पड़ी दिखाई दे जाती है। डिजिटल जमाने के हरिद्वार में रिवायती मीडिया को सुकून से आखिरी सांसें लेने दीजिए। धन्यवाद। ये थे वस्तुल्ला खान। आज यानी रविवार 19 दिसंबर के दिन भर में इतना ही। सोमवार को होगी 24 घंटे की खबरों के अपडेट के साथ फिर मुलाकात। ये कार्यक्रम आप bbchindi.com के पॉडकास्ट सेक्शन में जाकर कभी भी सुन सकते हैं। स्टूडियो का संचालन कर रहे थे राजेश चौहान। वात्सल्य राय को दीजिए अनुमति। नमस्कार।